स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बार। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल चीज लेके आया हूं और ये स्पेशल है वो छुट्टियों के बारे में। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बनने के कगार पर है और बहुत जल्दी ही लगभग आपको सभी नियोजित शिक्षक मैं सभी यूज इसलिए कर रहा हूं कि 1,87,000 पहले आपको पहले फेज में है और अब की बार 87,000। तो लगभग लोग जिसमें से कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ बीपीएससी में बहाल हो गए हैं, तो बस 5-7 हजार को छोड़ के लगभग लोग परीक्षा आपको पास ही कर जाएंगे और वो लोग विशेष शिक्षक बन जाएंगे। तो विशेष शिक्षक बन के उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो यह वीडियो एक राजकर्मी को कितना अवकाश मिलता है इस पे आधारित है। तो छुट्टियां जो है बड़ा हम लोगों के आपको संबंधित चीज है और उससे हमारा बड़ा लेना देना है, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं तो छुट्टियों में ही करना होता है। तो आइए देखते हैं एक नियोजित शिक्षक अगर वो राजकर्मी बनता है विशिष्ट शिक्षक बनकर तो उसको आपको छुट्टियों में कितना फायदा होने जा रहा है, तो यह देखना जरूरी है। ठीक है, तो छुट्टी तो जरूरी है ना। तो आइए देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे हैं, तो एक विवरणी के माध्यम से, तुलनात्मक विवरणी के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको जानते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है बहुत दिन से, तो इस पे बहुत सारे कमेंट हम मेरे पास आए हुए हैं कि सर इसका एक विश्लेषण कर दीजिए। खासकर अर्जित अवकाश पे बड़ी चर्चा है। तो आइए अर्जित अवकाश में वाकई चर्चा का बात है और उसमें कुछ अगर मगर है। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है एक विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी बनेगा उसको अवकाश में फायदे। आइए देखते हैं और देखते हैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक हेडिंग, ये है कि नियोजित शिक्षक और राजकर्मियों को दे अवकाश की तुलनात्मक विवरणी। आइए देखते हैं क्या है स्थिति। अब क्रम संख्या 1 है, क्रम संख्या 1 में इसको जरा मैं मोटा कर लेता हूं, ये इसका थिकनेस जो है। चलिए अब देखिए आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश एक नियोजित शिक्षक, ये पहला कॉलम जो नियोजित शिक्षक का और दूसरा है ये एक राज्यकर्मी का। ठीक है, तो विशेष शिक्षक राज्यकर्मी बनेगा ही। अब देखिए एक नियोजित शिक्षक को 16 दिन का आपको अवकाश मिलता है। क्या? आकस्मिक अवकाश, जिसको हम सीएल कहते हैं, ये कैजुअल लीव होता है। यह अवकाश एक साथ 10 दिनों तक लिया जा सकता है, यह आप सबको पता होगा। अन्य अवकाश अगर उसके बीच में पड़ते हैं तो वो उसमें गणना में जाता है, तो अन्य अवकाश सहित लिखा हुआ है। ठीक है, अब बिहार राज्यकर्मी को कितना अवकाश देगा, देखिए सचिवालय और निदेशालय में जो कार्यरत है वो यहाँ भी इफ और बट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे राज्यकर्मी को समान मिल जाता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश है, डिफरेंसेस किए गए हैं कुछ खास आपको प्रपत्र के और संकल्प के माध्यम से। तो यहाँ है कि सचिवालय और निदेशालय में जो लोग हैं उनको आपको सीएल मिलते हैं 12 और क्षेत्रीय कार्यालय में जो लोग हैं वो 16। अब बात आती है इस 10 दिनों पे। यहाँ भी सब लोग 10 दिन की छुट्टी लगातार आकस्मिक अवकाश ले सकता है, लेकिन अगर यहाँ उनको एक रियायत दी गई है कि वो 12 दिन तक लगातार ले सकते हैं। अगर उनके 10 दिनों की छुट्टी जो उनकी छुट्टियों में अगर कोई संडे और अन्य अवकाश आते हैं तो वो अगर चाहे तो 12 दिन उसको बना सकते हैं। मान लीजिए लेना है 1 तारीख से लेके आपको 12 तारीख तक लेना है, 12 दिन है, तो उनको सीएल लगातार तो 10 दिन लेने का अधिकार है। लेकिन उसे चूंकि आपको मान लीजिए कि एक संडे आ गया, एक आपको संडे हो गया और एक कोई अन्य आपको हॉलीडे हो गया, हॉलीडे हो गया, तो ये 2 दिन हो गया, 2 दिन इसमें आ गया, तो 10 दिन उनको सीएल लेने की बात है और 2 दिन आपको ये आपको लीव हो गए। ये अलग तरह की छुट्टियां हो गई, लीव नहीं, ये हॉलीडेज होते हैं। ठीक है, लीव अलग और हॉलीडे में अंतर होता है। तो 2 दिन होते, 12 दिन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, नियोजित शिक्षक केवल 10 दिन ही लगातार ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की छुट्टियां शामिल क्यों ना हो। तो यहाँ 2 छुट्टियों का आपको लगातार लेने में यह फायदा मिलेगा, 16 ही। अब आगे ध्यान देना है विशेष अवकाश। नियोजित शिक्षक के केस में सभी महिलाओं को 2 दिन और राज्यकर्मी में भी प्रति महीना 2 दिन, इसमें कोई बदलाव नहीं। मातृत्व अवकाश में भी 180 दिन पहले 2 संतानों के लिए और राज्यकर्मी की स्थिति में भी पहले 2 संतानों के लिए आपको 180 दिन है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। आपको जो ये मैटरनिटी हो गया, ये पैटर्निटी है, ये पितृत्व अवकाश है और यहाँ भी पहले 2 संतानों के लिए ध्यान रखना है, पहले 2 संतानों के लिए। ऐसा नहीं हो कि पहला 2 संतान हो जिसमें से एक संतान आपका नुकसान हो रहा है, हो गया, यानी मान लीजिए उसकी आकस्मिक किसी चीज से आकस्मिकता के चलते उसकी मृत्यु हो गई, तो तीसरा संतान तो गिनती में आपके आएगा कि मेरे पास 2 ही है। लेकिन आप
चूंकि वन वो तीसरे क्रम में हो रहा है तो उसके लिए आपको नहीं मिल पाएगा। तो पहले 2 संतानों के लिए ही 15 दिन का मिलता है पितृत्व अवकाश, और माताओं को मिलता है मातृत्व अवकाश 180 दिन, पहले 2 संतानों के लिए। तो यहाँ दोनों में सेम कहानी है। उसके बाद आता है आपको चिकित्सा अवकाश, ये आपको, ये हो गया आपको मेडिकल लीव, ठीक है, ये हो गया आपका मेडिकल लीव। अब एक कैलेंडर वर्ष में नियोजित शिक्षक 20 दिनों तक ही उनको चिकित्सा अवकाश जो क्या है लेने के लिए अनुमान्य है, ठीक है। 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य, लेने के लिए नहीं, लेने के लिए तो 90 दिन है, लेकिन 20 दिन तक उनको आपको सीएल वो मेडिकल लीव मिल सकता है। और वो क्या कर सकते हैं, इस 120 दिनों तक उसको संचित कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी अगर 7 वर्ष काम करता है और मेडिकल कभी नहीं लिया है, तो उसके, चूंकि हर वर्ष उसको 20 मिलता है, तो 20 में अगर 7 से गुना किया जाए तो 140 हो गया। 140 उसके स्टॉक में नहीं रहेगा, 120 ही रहेगा। इसमें से क्या होगा, इसमें से 20 जो है ना वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि नियमानुसार आपको कितना है, 120 ही उसको स्टॉक में रहेगा। यानी 6 साल अगर हो, जैसे हो जाता है, अगर आपने मेडिकल नहीं लिया है, ईश्वर न करे किसी को मेडिकल लेने की जरूरत पड़े, तो 120 यहाँ होता है, जैसे 7वें साल में जाएगा तो पीछे से एक से यानी 20 कट जाएगा। तो और दूसरा क्या है, यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ वो आपको 90 दिनों तक, एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक एक नियोजित शिक्षक जो है अभी आपको मेडिकल ले सकता है। और ध्यान रखिए, ये मेडिकल लिया जाता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर। अब उसके बाद बात आती है राज्यकर्मी का। तो राज्यकर्मी में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों तक आपको पूर्ण वेतन पर आपको रूपांतरित अवकाश आपको मिलता है, 180 दिनों तक, ठीक है। यहाँ इस तरह का अगर मगर यहाँ नहीं है। यहाँ कितना था आपको, 90 दिनों का था, और यहाँ कितना है, 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश मिल सकता है। या 360 दिनों तक वो लेना चाहता है स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र के आधार पर, तो 360 दिन वो उसको आधा वेतन मिलेगा। 180 दिन लेता है तो पूरा वेतन मिलेगा। 90, यहाँ 90 है, यहाँ कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। अगर 360 दिन रहना चाहता है तो उसको क्या होगा, उसका आधा वेतन उसको मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अर्जित अवकाश पे। और अर्जित अवकाश पे है कुछ अगर और मगर। यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है कि अर्जित अवकाश, इसको अर्न लीव्ड हम कहते हैं, कमाया हुआ अवकाश। अब ये कब इंटाइटल होता है एक नियोजित शिक्षक, इंटाइटल हो जाता है प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरांत। कहा जाता है इसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, तो ऐसे प्रोबेशन पीरियड उसको मानते हैं इसको। प्रथम 2 वर्ष की सेवा के बाद प्रत्येक वर्षों से 11 आपको छुट्टी अर्जित अवकाश आपको मिलती है। और अधिकतम वो क्या करेगा, 120 दिन तक जमा कर सकता है। यही वाला हाल है जैसे हमने मेडिकल का लिया। मान लीजिए 6 वर्ष हो गया, तो कितना हो गया, आप उसी तरह गणना कीजिए। चूंकि यहाँ 11 है तो वो कितना उसको करेगा, आपको गुना कर लीजिए अपना, कैसे होगा। मान लीजिए 6 वर्ष है तो 66 हो जाएगा, 10 वर्ष है तो ऐसे ही 110 हो जाएगा, 11 वर्ष में है तो ऐसे ही 121 हो जाएगा। जैसे 11 वर्ष में पहुंचेगा, ये आपको एक ज्यादा हो रहा है तो एक कम हो जाएगा। अर्जित अधिकतम अपने स्टॉक में रख कितना सकता है, वो 120 ही रख सकता है। 120 से जैसे अर्जित अवकाश उसको लगा कि हाँ इतना साल, हम 12 साल काम किए हैं, हमको इतना मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। तो ध्यान रखने की जरूरत यह है। 112 साल काम किया, 131 हो जाएगा, तो क्या होगा, 120 रहेगा और शेष लैप्स कर जाएगा। ये नियोजित शिक्षक के कंडीशन में है, तो उसको 11 आपको प्रत्येक साल मिलेंगे और अधिकतम 120 वो संचित कर सकता है। और अगर नियोजित शिक्षक की कंडीशन में ये थी, अगर वो विशेष शिक्षक राज्यकर्मी बनता है तो 1 वर्ष में उसको 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 30 दिनों तक संचित करना। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ क्या है, यहाँ जानने की बात यहाँ यह है कि आपको ये जो 30 दिन है ना, ये राज्यकर्मी को है। आप शिक्षक हैं और शिक्षकों के लिए अलग सर्कुलर है, अलग एक नियमावली है अर्न लीव के लिए। इस पे कभी हम विशेष चर्चा कर देंगे, एक वीडियो में उस पे अलग से ला दूंगा, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, वो अलग कहानी ही है। तो अभी जो है आपको 14 मिलते हैं अर्न लीव। ये पहले 3 हुआ करता था, बाद में 11 और जुड़े, ये अलग कहानी है। ये 1 वर्ष में आपको मिलते हैं अभी 14। 30 की लोग मांग कर रहा है, लेकिन पहले से ही ये डिमांड के अनुसार ही ये 14 हुआ है।
और हाँ, अधिकतम 30 दिनों तक आप संचित कर सकते हैं। तो यहाँ 120 दिन था, यहाँ 300 है, यहाँ 11 था, यहाँ आपको 14 हो गया। ठीक है, ये 30 दिनों की जो अभी बात सोशल मीडिया पे पूरी जोर जोर से जय हो करके आप सब उठाया जा रहा है झंडा, ये इसमें कुछ लोचा है। मैं आगे बताऊंगा क्या कहानी है। ईश्वर करे जो राजकर्मी जो लोग हैं, शिक्षक सेवा से, शिक्षा सेवा से अलग, उनके अनुसार जो शिक्षक हैं, खासकर शिक्षा सेवा में तो बहुत कर्मी लोग हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था बनाई गई है। उसको हम अलग से देखेंगे और उस पर अलग चर्चा करेंगे। तो अभी 14 ही मिलते हैं और 14 ही मिलेंगे अगर किसी शिक्षक हम बनते हैं तो। 30 की यहाँ कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, अध्ययन अवकाश नियोजित शिक्षकों को अधिकतम 3 वर्ष का अवैतनिक है। ध्यान रखिए, पैसा नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, वैतनिक नहीं है वो, अवैतनिक है। क्लियर है। उसके बाद आप आते हैं, और इसमें अगर राजकर्मी को है, एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों में 2 वर्ष से अधिक नहीं, क्या होगा, आपको अवकाश दे होगा। यहाँ चर्चा नहीं की गई है वैतनिक या अवैतनिक की। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ 3 वर्ष तक अवैतनिक मिल सकता है, लेकिन क्या क्या है, 12 महीने आपको, चूंकि ये सब वैतनिक है इसलिए यहाँ यहाँ अवैतनिक की चर्चा है। ये 12 महीने और विशेष कारण में 2 वर्ष यानी 24 महीने। तो ये कहानी है यहाँ, क्योंकि 3 वर्ष ये बिना पैसा का, यहाँ पैसा से है। अब आते हैं असाधारण अवकाश। एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश। ध्यान रखिएगा, कैलेंडर वर्ष और पंचांग वर्ष में अंतर होता है, इस पे कभी चर्चा करेंगे, अलग चीज है। एक पंचांग वर्ष में असाधारण अवकाश जो होता है, नियोजित शिक्षक को एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों तक के लिए असाधारण अवैतनिक आपको अवकाश मिल सकता है। ठीक है। मान लीजिए जिस दिन लिया है अवकाश ना, उस दिन से एकदम 1 साल आगे तक वो, उसको 30 दिनों तक उसको पूरा करना है। यही पंचांग वर्ष का था जी। मान लीजिए आपको 5 सितंबर है, 5 सितंबर से लेके अगला साल 5 सितंबर, ऐसा नहीं कि दिसंबर में समाप्त हो जाएगा, यही पंचांग वर्ष में इसी को गिनाता है। अब उसके बाद है राजगर्मी में क्या स्थिति है, असाधारण अवकाश निम्न विशेष स्थितियों में दी जा सकती है। राजगर्मी में क्या, जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो। दूसरी छुट्टी अनुमान्य, मान लीजिए उसको कोई छुट्टी अनुमान्य नहीं है, स्थिति है और उसको लेना है, तब दिया जा सकता है। दूसरी छुट्टी अनुमान होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है। ध्यान देंगे, वो ये कंटिन्यूड में जा सकता है, किसी और छुट्टी में है और कोई सक्षम प्राधिकार अगर उसको आदेश दे देता है तो ये छुट्टी जो आपको क्या है उसके साथ अनुमान्य हो सकती है और क्रम में असाधारण छुट्टी मिल सकता है। और बिना छुट्टी के कालावधि को भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी को रूपांतरित कर सकता है, सक्षम प्राधिकार के अनुसार वो ले सकता है उसको। ठीक है, चलिए यहाँ उसको आपको डेट चर्चा नहीं है इसकी। अब देखते हैं 9वां में कॉलम में है, नियोजित शिक्षक को शिशु देखभाल दे नहीं है, क्षतिपूर्ति यानी सीएल दे नहीं, उनको वो कॉम्पअप दे नहीं है, आपको कंपेंसेटरी अब उसको बोलते हैं, अदेय छुट्टी दे नहीं। आइए देखते हैं, अगर शिशु देखभाल आपको चाइल्ड केयर लीव की बात है, तो अगर महिला अगर बन जाती है विशिष्ट शिक्षक तो उसको क्या मिलेगा। अगर राजकर्मी बनता है तो राजकर्मी को जो मिलते हैं महिला कर्मचारियों को शिशु देखभाल अवकाश, वो उसकी संरचना क्या है, तो महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक, केवल 2 संतान, पहला यहाँ पहला नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा, केवल 2 संतान तक, ठीक है, उनकी परीक्षा किसकी, संतान की, बीमारी की दशा किसकी, संतान की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश दे है। कितने दिनों तक, शिशु देखभाल अवकाश 730 दिन, इसमें पैसा मिलता है। यह अवकाश 15 दिनों से कम तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अगर स्वीकृत आपको लेना है, आपको देखना क्या है, 2 वर्ष यानी कितना आपको 730 दिनों तक उनको पूरी सेवा अवधि में, 703, ऐसा नहीं है कि साल में इतना मिलेगा उतना नहीं, पूरे आपको पूरी सेवा अवधि में आप 730 दिनों तक ले सकते हैं। किसमें, बच्चों के पालन पोषण में, अगर उनकी परीक्षा हो तब ले सकते हैं, अगर उनकी बीमारी की दशा हो तब ले सकते हैं, उनकी देखभाल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, और कम से कम 15 दिन से आपको तक 15 दिन का लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 15 दिन से कम का नहीं मिल सकता है। और एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी कोई 15 दिन ले लिया,
सितंबर में लिया 15, और इस अगले सितंबर में आपको आपको 3 बार से अधिक उसको नहीं मिल सकता। अभी मान लिए 15 दिन ले लिया, फिर 15 दिन ले लिया, चाहता है 4-4 5 बार ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो चाहे तो आपको एक पंचांग वर्ष में अगर कम से कम वो 45 ही यूज कर सकता है किसी भी हालत में। ज्यादा से ज्यादा तो 730 यूज कर सकता है। तो ये कहानी है। क्षतिपूरक अवकाश दे नहीं है, विशेष कंडीशन में दिए जाते हैं, वो वाला कहानी है, लेकिन दे नहीं है। आपको दे नहीं है, आप उसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं। क्षतिपूरक अवकाश, ये किसी शिक्षक की स्थिति में क्षतिपूरक अवकाश सरकारी सेवकों के से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में किए गए कार्य को बदले दे है। अगर आप किसी भी छुट्टी के दिन अगर कार्य करते हैं, कंपनसेटरी लीव उसी मिलता ही है, तो ये दे है आपको। अगर राजकर्मी अगर होता है विशेष शिक्षक, तो राजकर्मी को ये दे है। उसके बाद किसी भी पंचांग वर्ष में, पंचांग वर्ष का जिक्र है यहाँ, ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से लेके और आपको दिसंबर तक, ठीक है, ये आपको 30 दिसंबर तक वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जिस दिन लिया जाएगा, मान लीजिए आपको अगस्त में लिया गया, 18 अगस्त को लिया गया, तो अगले साल ये 18 अगस्त तक दे रहता है। ठीक है, तो ये इसी को पंचांग वर्ष, और कैलेंडर वर्ष यह है, पंचांग वर्ष यह है। क्षतिपूरक अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन, एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि तक दे नहीं है। क्लियर है, ये चीज हमको जानने की जरूरत है। ठीक है, अगर एक शिक्षक को मिल जाता है, तो वो इंटाइटल्ड है उसको ले लेने के लिए। अगर किसी शिक्षक को किसी विशेष स्थिति में दे दी जाती है, तब उसको वो आप उसको कंज्यूम कर सकता है। और उसको कैसे कंज्यूम करेगा, इस कंडीशन में भले दे नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है, अगर किसी विशेष परिस्थिति में मिल जाता है, बहुत सारे शिक्षकों को मिलता है, तो तो वो उसको कंज्यूम करेगा इस अनुसार। यानी एक पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक अवकाश की अधिकतम अवधि 20 से ज्यादा वो कंपनसेटरी लीव यूज नहीं कर सकता, और एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए दे नहीं होगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद है क्षतिपूरक अवकाश का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के अंत तक आपको दिया जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अदेय छुट्टी नियोजित शिक्षक को दे नहीं है, और आपको विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी बनेंगे, अगर राजकर्मी को जो दी है वो स्वास्थ्य अदेय छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है। ठीक है, इसमें कहानी है, अगर बगल भी की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती, बशर्ते कि सरकारी सेवक की छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य पर लौट आने की और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। क्लियर है, ये कहानी है। अगर लौटने के बाद वो जितनी छुट्टी ले रहा है, वो उतना छुट्टी अगर अर्न कर लेता है एज ए अर्न लीव, तो आपको उतना, तब उसको अदेय छुट्टी दिया जाता है। अदेय छुट्टी का मतलब है कि आपको एंटाइटल नहीं है, लेकिन सारी छुट्टियां खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको सक्षम प्राधिकार दे सकता है, आपको और आधा वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत कर सकता है पूरे सेवा काल में। और तब जब उसको लगता है कि जितना वो छुट्टी लिया है, तो वो जब लौटेगा, तो वो क्या करेगा, उतनी छुट्टियां वो अर्न कर लेगा, तब उसके अनुसार उसको बाद में ये कंपनसेट किया जाता है। तो ये है कहानी। ठीक है, और नोट में यहाँ है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा वर्ष 2023 के नियम 15(3) में अंकित है कि अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा संचार आपको निर्धारित की जाएगी। ये कहानी है आपको छुट्टियों के बारे में, और यहाँ आपको अर्जित अवकाश के बारे में जो हमने बताया है, उस पे अलग कहानी है, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो अभी तक के लिए इतना ही है। छुट्टियों के मामले में भी लाभप्रद है, वेतन के मामले में भी लाभप्रद है, उसके अलावा आपके बचत में भी कमाल का बचत होता है, वो भी लाभप्रद है। जो 3 चीजें मैंने बताई, छुट्टियों का वीडियो आप देख रहे हैं, आपको वेतन में कैसा लाभ होगा इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना दिया है। उसके बाद कितना बचत होता है, कम से कम 11,000 बचत एक नियोजित शिक्षक को हो रहा है, अधिक से अधिक, कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम आपको 7,000 हो रहा है एक शिक्षक को, और अधिक से अधिक 11,000 एक शिक्षक को बचत हो रहा है। तो उसके लिए भी वीडियो आप चाहे तो देख ले सकते हैं, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए सूचना के साथ और इसी तरह नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अभी आप वोट देने के लिए तैयार रहिए, और वोट जरूर दीजिए। राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान बहुमूल्य है, तो राष्ट्र निर्माण में योगदान जरूर करें और वोट जरूर करें। जय हिंद।